यशवंत वर्मा को क्या किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है? और अगर फंसाया जा रहा है तो क्यों फंसाया जा रहा है? और फंसाने वाले लोग कौन हैं? साजिश रचने वाले मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, जस्टिस वर्मा ने अपने बचाव में जो दलीलें दी हैं, उन्होंने जो सफाई दी है, उसे एकदम से नकारा नहीं जा सकता। उनकी दलीलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यह भी सच है कि एक न्यायाधीश के तौर पर जज की कुर्सी पर बैठे शख्स से उसके द्वारा दिए गए निर्णयों को लेकर, अदालत में की गई टीका टिप्पणियों को लेकर बहुत से लोग नाराज होते हैं, आहत और नाखुश होते हैं, मौका ढूंढते हैं कैसे इस शख्स से हिसाब किताब चुकता कर लें। और जस्टिस वर्मा भी इसका अपवाद नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, अलीगढ़ के बन्ना देवी थाने का एक दरोगा न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुजरिमों का रिमांड लेने गया था। रिमांड नहीं देने पर मजिस्ट्रेट को धमकी दे रहा था। पुलिस ने बड़े बड़े जज सीधे कर दिए हैं। तुम क्या चीज हो, किसी केस में फंसा देंगे तो सारी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। वही देश के बड़े बड़े लोगों को, सत्ता में बैठे मठाधीशों को यह बात नागवार लगती है जब न्यायालय में जज की कुर्सी पर बैठा शख्स उनकी बात नहीं सुनता, उनके मनमाफिक निर्णय नहीं देता। तब उन्हें एक ही बात समझ में आती है कि इसके पीछे का कारण एकमात्र यही है क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका की तरह है, उनके अंडर में नहीं है, जिस वजह से बहुत से जज उनके विरोध में जाकर निर्णय करते हैं, उनके विरुद्ध टीका टिप्पणी करते हैं। अगर यही न्यायपालिका उनके अंडर में हो जाए तो किसी जज की हिम्मत नहीं होगी कि वह हमारे खिलाफ निर्णय लिखे, हमें आदेश दे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही कारण है कार्यपालिका की तरह न्यायपालिका को भी वो अपने अंडर में लेना चाहते हैं ताकि कोई उनके फरमान को उलट ना सके, उनके विरुद्ध टीका टिप्पणी ना कर सके। वो अपनी पसंद के व्यक्तियों को जज की कुर्सी पर बैठा सके और फिर अदालत से जैसा चाहे वैसा आदेश पारित करवा लें, जैसा चाहे वैसा निर्णय लिखवा लें। इसके लिए बाकायदा लंबे समय से न्यायपालिका को बदनाम करने की, जजों को भ्रष्ट, निकम्मा और बेईमान साबित करने की मुहिम चलाई जा रही है। अब सवाल यह है कि जस्टिस वर्मा को साजिश के तहत फंसाए जाने की बात शुरू कैसे हुई? तो इसका जवाब है खुद जस्टिस वर्मा की तरफ से। कहा गया है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। उनके अलावा भी तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बात पर संदेह व्यक्त किए हैं कि जस्टिस वर्मा के घर में जलते हुए नोटों की बोरियां मिली थी। अभी तक पक्के तौर पर कोई यह भी नहीं कह सकता कि जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी कैसे थी। शॉर्ट सर्किट से लगी थी, माचिस की तीली से लगी थी, या फिर आग किसी और चीज से लगी थी। जले हुए नोट मिले हैं या नहीं मिले हैं, इस बात का पुख्ता प्रमाण ना दिल्ली पुलिस के पास है, ना दिल्ली हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर यह बात निकली कहां से थी कि जस्टिस वर्मा के घर में करोड़ों रुपए की नकदी पाई गई है? बात 14 मार्च की है और 14 मार्च को होली का त्योहार था। पूरा देश उस दिन होली के जश्न में डूबा रहता है। थका मांदा रात को सोने जा रहा होता है। 11:30 बजे के करीब तुगलक रोड की एक कोठी में आग लग जाती है। लुटियंस जोन स्थित यह कोठी जस्टिस वर्मा का आवास है। उनके पर्सनल सेक्रेटरी कोठी में आग लगने की सूचना दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को देते हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस को कॉल करते हैं। फोन पर आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां
जस्टिस वर्मा के आवास पर पहुंच जाती हैं। आग कोठी के उस हिस्से में नहीं लगी थी जहां पर जस्टिस वर्मा और उनका परिवार रहता है, उनकी फैमिली रहती है, बल्कि आग कोठी के कंपाउंड में एक अलग जगह पर एक स्टोर रूम में लगी थी, जिसमें फालतू की कुछ चीजें रखी थी। बेकार का बहुत सारा सामान रखा गया था। आग सिर्फ एक ही कमरे में लगी थी, लिहाजा फायर ब्रिगेड की टीम थोड़ी ही देर में आग पर काबू पा लेती है। आने जाने और आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम अपनी एक रिपोर्ट बनाती है और उस रिपोर्ट में लिखती है कि आग कोठी के एक स्टोर रूम में लगी थी और उस स्टोर रूम में टूटा फूटा फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, पुराने गद्दे, पुराने कालीन, पुराने स्पीकर और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कुछ सामान था। फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया था, कहीं पर भी यह नहीं लिखा था कि स्टोर रूम में आग लगने वाली जगह पर उन्होंने जले हुए नोट देखे थे। फायर ब्रिगेड की टीम अभी जस्टिस वर्मा के आवास में ही थी, तभी तुगलक रोड थाने की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और देखती है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं, आग बुझ चुकी है। इतना सब देखने के बाद थाना पुलिस भी वापस थाने लौट जाती है। जस्टिस वर्मा होली की छुट्टी में भोपाल गए हुए थे। आवास में उनकी माताजी, एक बेटी और उनका स्टाफ मौजूद था। दूसरे दिन वो भोपाल से दिल्ली पहुंचे थे। सभी कुछ नॉर्मल था, कहीं कोई खबर नहीं थी कि जस्टिस वर्मा के आवास पर लगी आग में करोड़ों रुपए जलकर खाक हो चुके हैं। तभी एक वीडियो सामने आता है और इस वीडियो को बताया जाता है कि यह वीडियो जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम का है, उस स्टोर रूम का जिसमें 14 मार्च की रात आग लगी थी। वीडियो में देखा जा सकता है 500 के बहुत सारे नोट पड़े हैं, उनमें आग लगी हुई है। कुछ नोट सुलग रहे हैं, उनमें से धुआं उठ रहा है। जैसे ही यह वीडियो सामने आता है और पुलिस तक खबर पहुंचती है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर वीडियो की जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को देते हैं और उन्हें बताते हैं जस्टिस वर्मा के घर आग लगी थी। आग में करोड़ों रुपए जलने का यह वीडियो है। अब सवाल यह था कि जस्टिस वर्मा के घर में करोड़ों रुपए की नकदी आई कहां से। खैर, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इसकी सूचना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे कहते हैं वो इस बारे में जस्टिस वर्मा से पूछताछ करें। जस्टिस वर्मा से इस बाबत बात की जाती है। वो अपनी सफाई में बताते हैं कोठी के जिस स्टोर रूम में आग लगी थी, वो स्टोर रूम तबाह हो चुके सामान रखने के लिए इस्तेमाल होता है और उसमें टूटा फूटा फर्नीचर, बोतलें, पुराने गद्दे, पुराने कालीन जैसी चीजें रखी हुई थी। सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कुछ सामान रखा हुआ था। स्टोर रूम उस एरिया से अलग है जिसमें मैं और मेरी फैमिली रहती है। यह स्टोर रूम कोठी का जो मेन गेट है उसके बिल्कुल बराबर में है और उसी के पास में स्टाफ के क्वार्टर हैं। स्टाफ क्वार्टर का पिछला दरवाजा स्टोर रूम के पास खुलता है। स्टोर रूम में कभी कोई ताला नहीं लगता है, उसमें कभी भी कोई भी आ जा सकता है। उनका कहना था कि जिस कमरे में कभी कोई ताला नहीं लगता है, जिसमें कभी भी कोई भी आ जा सकता है, जो मेन गेट के एकदम बराबर में है, ऐसे कमरे में भला कोई इतना कैश छुपाकर क्यों रखेगा। अगर उनके पास इतना कैश होता तो वो अपने रेजिडेंशियल एरिया में क्यों नहीं छुपाते, स्टोर रूम में क्यों रखते। जहां आग लगा थी उस स्टोर रूम से
नोटों के जलने का जो वीडियो सामने आया है, उसे देखकर मैं खुद हैरान हूँ कि वहाँ पर नोटों की गड्डियाँ आई तो आई कहाँ से। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जब आग लगी थी तब मेरे पर्सनल सेक्रेटरी और घर में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थे। उनमें से किसी ने भी ना जले हुए नोट देखे और ना ही नोटों की कोई गड्डियाँ देखी थी। फिर भी यह वीडियो दिखाकर बताया जा रहा है स्टोर रूम में जब आग लगी थी वहाँ पर नोटों की गड्डियाँ जल रही थी। अगर यह वीडियो सच्ची है तो इसका मतलब है किसी ने उनके खिलाफ साजिश रची थी, जानबूझकर बाद में वहाँ जले हुए नोट रख दिए थे और उसकी वीडियो बना ली थी। ऐसा करना इसलिए आसान है क्योंकि स्टोर रूम मेन गेट के बराबर में है और उसमें ताला भी नहीं लगा था। वहाँ पर कोई भी आसानी से आ जा सकता है। जस्टिस वर्मा की यह सफाई जब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलती है, वो इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेज देते हैं। अभी तक यह सब अंदर खाने चल रहा था। पब्लिक डोमेन में यह बात नहीं आई थी। 20 मार्च के रोज इस मामले की भनक टाइम्स ऑफ इंडिया को लग जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छप जाती है। जैसे ही लोग इस खबर को पढ़ते हैं, पूरे देश में बवाल मचना शुरू हो जाता है। न्यायपालिका और जजों को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी टीका टिप्पणी होने लगती है। अखबारों में लेख छपने लगते हैं। टीवी चैनलों पर प्राइम टाइम शो होने लगते हैं। न्यायपालिका की साख का सवाल था, लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर देते हैं। 3 जजों की एक जांच कमेटी बना देते हैं जो इस मामले की जांच कर रही है। उस वीडियो को भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है जिसमें जस्टिस वर्मा के आवास पर जले हुए नोट दिखाई देते हैं। हालांकि अभी तक वीडियो की फोरेंसिक जांच नहीं हुई है। वीडियो असली है या नकली है, इस बात की पुष्टि होना बाकी है। असली भी है तो वीडियो को रिकॉर्ड किसने किया था? अभी यह सब चल ही रहा था। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग की तरफ से एक बयान आता है कि हमें नहीं पता जस्टिस वर्मा के घर जले हुए नोट मिलने की बात कहां से आई है। आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड की टीम को ऐसा कुछ नहीं मिला था, लेकिन इसके अगले ही दिन अतुल गर्ग अपने बयान से मुकर जाते हैं। फिर भी वे यह नहीं कहते हैं फायर ब्रिगेड की टीम ने जस्टिस वर्मा के घर जलते हुए नोट देखे थे। वीडियो को देखकर भी कुछ समझ में नहीं आता कि यह वीडियो कहाँ का है, किस दिन का है, और ना ही वीडियो में कोई चेहरा दिखाई दे रहा है। कम से कम इस वीडियो के आधार पर तो पक्के तौर पर नहीं ही कहा जा सकता कि यह वीडियो जस्टिस वर्मा के आवास का ही है और उसी दिन का है जिस दिन आग लगी थी। जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में यह भी बताया है, स्टोर रूम में जब आग लगी थी तब से लेकर अब तक उसमें हाथ नहीं लगाया है। स्टोर रूम का एक एक सामान जस का तस पड़ा हुआ, किसी चीज को छुआ तक नहीं गया है। सारे सबूत, सारा सामान जस का तस है। अगर कोई कहता है कि वहां पर नोट जल रहे थे तो सबूत इकट्ठे कर ले। नोट चल रहे थे या नहीं जल रहे थे, उसका सबूत तो अभी भी मिल जाएगा। घटना के 12 दिन बाद फिलहाल स्टोर रूम को सील कर दिया गया है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न्यायिक कार्य करने से रोक दिया। उनके पास के सभी केस दूसरे जज की अदालत में ट्रांसफर कर दिए हैं। 3 जजों की एक बेंच इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश पूरी होने पर वो अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगी। रिपोर्ट से जो सच्चाई सामने आएगी, उसके बाद जस्टिस वर्मा का
भविष्य तय होगा। लेकिन एक बात जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है, वो है कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात। ऐसा लगता है जैसे सरकार इसी इंतजार में थी कि कब कोई मामला निकल कर सामने आए और सरकार न्यायपालिका की बाह मरोड़ कर एनजीएसी कानून लागू करवा ले। और सरकार को यह मौका दे दिया है। जस्टिस वर्मा कैश कांड ने, आपको मालूम ही होगा, एनजीएसी कानून को न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताते हुए 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जैसे ही जस्टिस वर्मा कैश कांड सामने आया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तुरंत बयान देते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को निरस्त न किया होता तो चीजें अलग होती। इसी मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए राज्यसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान करते हैं। अब सवाल है कि क्या जस्टिस वर्मा कैश कांड के बहाने सरकार कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर देगी, जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को एनजीएसी के माध्यम से अपने नियंत्रण में कर लेगी।